Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show Kick-Off में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and always discussing football. A little sad because the season is now coming to its logical conclusion. तकरीबन तमाम leagues जो हैं उनके जो top winners हैं वो सामने आ चुके हैं. जो teams relegate होने वाली हैं वो भी हो चुकी हैं. सिर्फ इटली रह गया है जहाँ पे अभी भी विनर्स का मुतयन जो है वो फाइनल डे पे होना है. नेपोली और इंटर मिलान के दरमियान सिर्फ एक पॉइंट का फ़र्क है और एक मैच डे बाकी है. क्या इंटर मिलान अपने टाइटल को डिफेंड कर पाएगी या इस दफ़ा नेपोली और एंटोनियो कॉन्टे जो हैं वो चैम्पियन बनेंगे. और इंग्लैंड में बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन जारी है. इस वक्त जो थर्ड टीम है और सातवीं टीम है उनके दरमियान सिर्फ एक पॉइंट का फ़र्क है. बेसिकली 2 स्पॉट्स रहते हैं द यूएफए चैम्पियंस लीग जिसके लिए 5 टीमें जो हैं वाई कर रही हैं और सिर्फ 1 या 2 मैचेस हैं इन टीमों के पास और बिटवीन फैसला होने के लिए कौन सी टीम्स क्वालिफाई करेंगी. लेकिन इस वीकेंड की बड़ी न्यूज़ ये थी कि फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री क्रिस्टल पैलेस ने जो है एफए कप अपने नाम किया. दिस क्लब वाज एस्टैब्लिश्ड ऑल द वे बैक इन 1869 और तब से ये पहली बार इनकी सबसे बड़ी ट्रॉफी है. एंड उन्होंने हराया मैनचेस्टर सिटी को जो अब बैक टू बैक एफए कप फाइनल्स में वो हार चुके हैं. और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन ये भी है कि इससे पहले जब क्रिस्टल पैलेस फाइनल में जब उन्होंने मैन सिटी को हराया था तब साल था 1921. उसके बाद अब जाके जो क्रिस्टल पैलेस है फाइनली उन्होंने एक ट्रॉफी जीती है. याद रहे कि इन द रीसेंट पास 2 दफ़ा पहले भी ये फाइनल तक पहुंचे हैं लेकिन वो जीत नहीं पाए थे. सो बहुत मुबारक हो उनके फैंस को एंड इट्स अ ब्रिलियंट स्टोरी लाइन की पहली बार क्लब की हिस्ट्री में. और ये क्लब जो है वो लंदन का क्लब है, क्योंकि छोटे शहर का या किसी गांव का क्लब नहीं है और उन्होंने जाके जो है ये ट्रॉफी अपने नाम की. सो हम इसको डिस्कस करेंगे. साथ साथ यही जो 3 और 7 के बीच में जैसे बड़ी कशमकश जारी है फॉर द यूएफए चैम्पियंस लीग प्लेसेस उसमें प्लस इंग्लैंड को इस दफ़ा एक्स्ट्रा बर्थ्स मिल रहे हैं यूरोप के अंदर क्योंकि अब क्रिस्टल पैलेस ने भी जो है एफए कप जीत के यूरोपा के अंदर जो है अपनी जगह बना ली है. और 2 टीमें जिन्होंने ठानी भी है कि जितना बुरा एक टीम करेगी उससे बुरा दूसरा टीम करेगी प्रीमियर लीग के अंदर. हमें बात हो रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर्स की. दोनों ने लगातार इस वीकेंड पे भी अपने मैचेस जीते और लग रहा है कि ये हार की तैयारी कर रहे हैं जो इनका फाइनल होने वाला है यूरोपा के अंदर. तो लेट्स सी हाउ दे फेयर इन दैट. इट्स गोना बी ऑन द 21st of May. And of course we also have the Champions League final to look forward to at the end of the season. और फिर क्लब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा. साथ साथ बहुत जल्द आपको जो ट्रांसफर विंडो है वो भी शुरू हो जाएगा. तो उसमें काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं. उस चीज़ को लेकर काफ़ी हद तक बात सामने आ रही है कि फ्रिम्पोंग जो है तकरीबन बुक हो चुके हैं लिवरपूल के साथ और हियर वी गो होना बाकी है. तो लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है. सो विल डिस्कस ऑल दिस एंड मोर. एंड रोनाल्डो जो उनके बेटे हैं रोनाल्डो जूनियर वो भी मैदान में उतर चुके हैं पोर्चुगल के लिए. उन्होंने इस वीकेंड पे प्लेइंग फॉर पोर्चुगल 2 गोल स्कोर कर दिए वर्सेस क्रोएशिया इन द अंडर 15 टीम्स. वो भी शेयर करेंगे आपके साथ एंड लॉट्स मोर. सो स्टे विद अस फॉर द नेक्स्ट आवर. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड विद आवर यूजुअल सस्पेक्ट अब्दुल लतीफ दादाबॉय. Welcome back, sir. How are you? All well? All well. Thank you for having me, Altamash. It's a pleasure being on this show. Altamash, एक टॉपिक जिस पे हम इस शो पे इतनी बात नहीं करते लेकिन इतनी कोई अनहोनी हुई है कि उसको डिस्कस करना ज़रूरी है. जो इंग्लैंड के अंदर वुमेंस फुटबॉल है, चेल्सी हैज़ कंप्लीटेड अ ट्रेबल. अनडिफीटेड वो मतलब रहे हैं लीग के अंदर और वो ऑब्वियसली लीग टाइटल अपने नाम किया. कल रात को एफए कप उन्होंने हराया मैनचेस्टर यूनाइटेड को जिसके अंदर सर जिम रैडक्लिफ नहीं आए थे देखने. चेल्सी के ओनर्स ऑब्वियसली वहाँ पे मौजूद थे. एंड उसके बाद चेल्सी की विमेंस टीम को जो 200 मिलियन की ब्लूको ने अपने ही आप को बेचा था बेसिकली. तो उसका जो 10% है वो सरीना विलियम्स के जो हस्बैंड हैं उन्होंने वो 10% ख़रीदा है, वो 20 मिलियन. तो आई मीन दिस इज़ अ फैंटास्टिक मूव बाय द चेल्सी ओनर्स बिकॉज अब उन्होंने किया ये है कि जब 200 मिलियन का जो अमाउंट है उसके ऊपर अभी बहस चल रही है प्रीमियर लीग के अंदर भी एंड प्लस यूएफा के अंदर भी कि भाई आपने बहुत ज़्यादा ओवर स्टेट किया हुआ है ये अमाउंट. बिकॉज जो सेकेंड हाइस्ट विमेंस की किसी फुटबॉल टीम का जो अमाउंट लगाया गया था वो लियोन का लगाया गया, दैट वाज अराउंड 63 मिलियन. तो कहाँ 63 मिलियन, कहाँ 200 मिलियन. लेकिन इस बात पे आप सरप्राइज कैसे हो रहे हैं क्योंकि चेल्सी, टॉड बॉयली, क्लियर लेक जो है, रेड कैपिटल या जो भी इनका नाम है उनका तो काम ही यही है. इट्स अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस. इट्स एन एब्सोल्यूट स्ट्रोक ऑफ जीनियस. वो तो आप कह रहे हैं और आप कहेंगे नहीं तो वो है ना स्ट्रोक ऑफ जीनियस. बट वो कैसे स्ट्रोक ऑफ जीनियस है? मैं आपको बता रहा हूं ना. अगर आपको बुक्स को करनी है और हर वक्त बुक्स को यहाँ वो मैनिपुलेट करना है तो उसको पर आप कह सकते हैं कि जीनियस है. लेकिन पर फाइनेंशियल जीनियस ओलंपिक लियोन जो है सबसे सक्सेसफुल वुमेन्स टीम है. अगर आप खुद बता रहे हैं आपकी नॉलेज ज़्यादा है 63 मिलियन की तो फिर ये जीनियस तो नहीं हुआ ना. मैं आपको बता दूं ना उसको उन्होंने जस्टिफाई उस टैग को यूं किया जब उसका 10% 20 मिलियन के लिए बेचा तो उसका 100% 200 मिलियन हो गया ना. तो इस तरीके से उन्होंने जस्टिफाई किया ना कि उन्होंने ये कहा कि भाई हम इसकी वैल्यूएशन नहीं लगा रहे, जो इन्वेस्टर है वो 10% 20 मिलियन में खरीद रहे हैं. तो फिर उसका फिर बेसिक मैच है ना ये. तो फिर उसका 100% हो गया 200 मिलियन. सॉरी सर आपकी बात में कोई लॉजिक नहीं है. ये तो
बस सर, ये हो ये तो गया calculate- कि मुझे आप पसंद है, चाहे आप कुछ भी कर लें, बस मुझे आप सर पसंद है। कैलकुलेटर निकाल ले ठीक है बॉस, ना? आप नहीं कैलकुलेटर तो मैं निकाल अपनी ले। मैथ को नहीं वो चैलेंज हाँ, कर रहा। हाँ। 200 का 10% तो 20 ही होता है, Yes, बट yes, उसमें बड़ी बात क्या है? तो justify कर लेगी ना ओलंपिक Chelsea लियोन ये। कल कह दे कि हम 6 लाख के हम 10% में बेच रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं तो अब जस्टिफाई करने क्या के लिए उसकी ग्राउंड एक्चुअल बन गया, वैल्यू है, कैसे बन गया? ग्राउंड, क्योंकि अब वो चेल्सी कह एक्चुअल सकते हैं वैल्यू ना है, कि भाई हमने देखो एक्चुअल 200 कहाँ से आया? वो चेल्सी ने खुद अपनी खुद बुक्स कर के लिया अंदर ना, लगाया था तो ऑब्वियसली मैं ना। भी तो आपसे यही कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं भाई 10% कर लिया, वाह तो भाई। उसका 10% जब 20 बिलियन में बेचा उन्होंने तो फिर जस्टिफाई हो गया ना कि जब 10% की ये हम यही वैल्यू तो है तो बात कर रहे 100% हैं, की ये यही तो वैल्यू बात है। कर रहे हैं कि चेल्सी का तो वतीरा है ये, जिस तरह से वो उन्होंने 500 लोग अपने अंडर 21 में रखे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, बिल्कुल, मैं बुक्स तो को सिर्फ बुक ये को करना, हाँ। तो इसमें तो कोई अच्छी बात तो नहीं स्ट्रोक हुई ऑफ ना ये। जीनियस, मैं तो कहता हूँ एब्सोल्यूट आप तो स्ट्रोक ऑफ यही कहेंगे, जीनियस। यही मैं भी यही कह रहा हूँ, आप तो यही कहेंगे। इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। चलें ठीक है, बात लेकिन करेंगे। ऑन फील्ड अचीवमेंट को क्रेडिट देना कि ट्रेबल जो उन्होंने किया विदाउट लुजिंग अ सिंगल गेम, इनविंसिबल अच्छा है। ये बताएं कि बुक्स तो वो उनके ओनर्स को कर ही रहे हैं Yes. बहुत सालों से, वो तो हमें पता ही है, ठीक है ना। लेकिन जो विमेंस टीम है, इसमें टॉड बॉयली का हाथ है या वो बहुत दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं है? मैंने टॉड बोली अपनी ही किसी कंपनी को बेचा है उन्होंने, तो दूर से हाथ है, तो ये करीब से नहीं है। तो ये स्ट्रोक ऑफ जीनियस हो गया। स्ट्रोक ऑफ जीनियस ये है कि Amazing, अपने amazing. आप को 200 मिलियन बेच के किस और यहाँ तरीके पे से आप बुक्स उस्मान में को बुरा अपने भला आप कह रहे को। होते हैं जब वो अपने आप की टीम को प्रमोट कर रहा होता है। देखिए मैं तो एक यहाँ पे सिर्फ स्टेटिंग द फैक्ट्स वाली बात है कि नहीं तो आप जीनियस कह रहे हैं, इसका मतलब आप अपना 10% तज्जिया दे रहे हैं हमें उसके तज्जिया ऊपर। stroke और of मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे हो सकता है? भाई, मुझे तो लग रहा है स्ट्रोक ऑफ जीनियस, खैर हम इसको आगे बढ़ाते हैं बात को, एक और डॉर्टमंड का भी स्ट्रोक ऑफ जीनियस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब निको कोवैच ने टीम को टेक ओवर किया था उस वक्त वो टेबल के अंदर 11वें नंबर पे थी और टॉप 4 की पोजीशन यानी चैंपियन लीग पोजीशन से दूर दूर तक कोई उनका आसार लग नहीं रहा था। लेकिन ऑन द लास्ट डे ऑफ द सीजन उन्होंने अपना एक और मैच जीता और नाउ दे आर इन द टॉप 4। आई थिंक अगेन बहुत बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा निको कोवैच को, ही इज द सेम पर्सन हु वन द बुंडेसलीगा फॉर बायर्न म्यूनिख एंड ही वाज सैक्ड दैट वेरी सीजन। अब यहाँ पे आके इन्होंने डॉर्टमंड के लिए एक मिनी मिरेकल सॉर्ट ऑफ मैं कहूँगा कि किया है कि लाइप्जिग जैसी टीम हमने देखा कि वो भी टॉप 4 से इस दफ़ा बाहर हो गई है। अब ऑब्वियसली जो उनके सबसे बड़े जो एसेट हैं शावी सिमंस, ही इज अप फॉर सेल। अब देखते हैं कि वो किस क्लब के अंदर जाते हैं। इवन बेंजामिन सेस्को विल डेफिनेटली लीव लाइप्जिग बिकॉज दे आर इन नो मोर यूरोपियन इन सब के कॉम्पिटिशन। ऊपर जो है क्लब बैठे हुए हैं क्योंकि वो जो है अपना रेड बुल की जो ऑल द स्पोर्टिंग डिसीजंस हैं उनके ऊपर उनको बिठाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और जिसकी वजह से उनकी लिवरपूल सरबराही में है। इतने कुछ गड़बड़ हो रही है रेड बुल ग्रुप के साथ ही, उनको देखना चाहिए। बिल्कुल सही। चलें जी, पहले हम बात करेंगे एफए कप के फाइनल की जो खेला गया बिटवीन क्रिस्टल पैलेस एंड मैनचेस्टर सिटी। ये जो है क्रिस्टल पैलेस ने 1-0 की स्कोर लाइन से जीता। ऑल्दो इस वीकेंड हमने बहुत सारे मैचेस जो हैं 1-0 की स्कोर लाइन से खत्म होते हुए देखे हैं। इस मैच में भी यही हुआ। ज़रा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसको और ओवरऑल क्रिस्टल पैलेस को और मैन सिटी के इस सीज़न को जो हम खुद हैरान हैं कि कैसे हो सकता है उसे डिस्कस करते हैं। 1969 में फॉर्म होने वाला क्लब अब जाके जो है अपनी पहली बड़ी ट्रॉफी जीतता है और एफए कप अपने नाम करता है। इससे पहले ही इन्होंने रीसेंट पास्ट में 2021 में और 2016 में भी फाइनल खेला था, लेकिन वहाँ पे वो नहीं जीत पाए थे। ओलिवर ग्लासनर जिस तरह से इस टीम को लेकर चल रहे हैं पूरा सीजन, तकरीबन उनको 1 साल से कुछ ऊपर ही हुआ इस टीम के रेन संभालते हुए, एंड व्हाट एन अचीवमेंट फॉर हिम एंड द इंटायर टीम। जबकि पेप गार्डियोला की अगर बात करते हैं तो ये जब उन्होंने मैन सिटी को टेक ओवर किया उसके बाद पहली दफ़ा है कि उनका पूरा एक सीज़न गुजरा है विदाउट एनी सिल्वरवेयर। और अगर कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं इस मैच के अंदर, सिटी हैड 78% ऑफ द पोजेशन, साथ साथ 2.76 की उनके पास XG थी विद 6 शॉट्स ऑन टारगेट, बट नथिंग टू शो फॉर इट क्योंकि डीन हेंडरसन जो है एक दीवार बन के सामने खड़े हुए थे। थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल एक चीज़ हुई थी उनके साथ इस मैच के अंदर, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड काफ़ी उनके सेव्स थे इस मैच के अंदर। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पेनल्टी के बारे में भी काफ़ी एक क्वेश्चन मार्क रेज हुआ कि क्यों हालांड ने जो है ये पेनल्टी नहीं ली और उमर मारमूश जो है पेनल्टी लेते हैं और हेंडरसन जिसको सेव करते हैं। तो लॉट्स ऑफ टॉकिंग पॉइंट्स इन दिस मैच एंड एट द एंड ऑफ द डे द स्टोरी इज दैट मैन सिटी विल बी फिनिशिंग द सीजन विदाउट एनी सिल्वरवेयर। और इसके साथ साथ इनफैक्ट अभी भी वो सिक्योर नहीं हुए हैं चैंपियंस लीग के अंदर। शायद अगर वो अपना आखिरी मैच नहीं जीतते हैं तो वो वहाँ से भी बाहर हो सकते हैं। जी लतीफ़, कैसे देखते हैं आप इस मैच को? पहले क्रिस्टल पैलेस की बात कर लेते हैं। क्रेडिट वेयर ड्यू, ऑल्दो लीग में 12वीं पोजीशन पे हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से उनका फॉर्म रहा है एंड द फर्स्ट बिग ट्रॉफी इन देयर कैबिनेट। Ultimately, this is certainly a year of underdogs, no Yes. question about it. Newcastle after 70 years, Bologna Bologna. after 51 years, now Crystal Palace after 120 years. I mean, 120 years of their existence. मतलब Yes. what a fantastic story. बहुत मैं इस बात की मुझे खुशी थी कि जिसे हम कहते हैं magic of the FA Cup, romance of the FA Cup, you know, that really came to its fore. I think मेरा, सॉरी आपकी बात वो कर रहा हूँ, जी. my magic of the FA Cup was
आई थिंक 3 years ago जी। जब बेल 3 या 4 years ago बेल आए थे खेलने के लिए बैक टू स्पर्स लोन पे आए थे yeah. और वो ऐसे किसी क्लब के साथ खेल रहे थे किसी गांव के अंदर हाँ। और एक आदमी अपने कमरे से वीडियो बना रहा था कि बेल इज प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ मी yes आई थिंक दैट वाज लूटन टाउन का जो लूटन लिवरपूल के साथ कोई एक और छोटा सा क्लब अच्छा, है वहाँ उनके okay. साथ शायद कोई मैच था अच्छा। और लिवरपूल ने क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज ही नहीं थी लिवरपूल ने उनको अपना ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम्स वगैरह दिए थे इस्तेमाल करने के लिए My God, yeah, that is FA Cup for you, no question about it. But I think सिंपल सा उनका देखिए फॉर्मूला था कि उन्होंने काउंटर अटैक पे खेलना था पूरा गेम. They were trying to hit City on the counter. That's it. Sitting deep थे, मतलब वो अपने बॉक्स के अंदर उन्होंने men behind the ball रखे हुए थे. अच्छा, बड़ी मजे की बात ये थी कि जब बॉल उस पे जाती थी, विंग्स पे जाती थी, क्रिस्टल पैलेस बॉदर ही नहीं करता था कि 1-on-1 उन प्लेयर्स के साथ जाके बॉल को विन करने की कोशिश करे, बिकॉज उनको पता है कि सिटी के प्लेयर्स बॉल क्रॉस ही नहीं करते हैं हवा के अंदर. दे डिड नॉट क्रॉस द बॉल एट ऑल. आई मीन वहां विंग से क्या होता था कि दोबारा बॉल सेंटर की तरफ आने की कोशिश करती थी. उनका कोशिश ये थी कि हम सेंटर से बॉल को पेनिट्रेट करें क्रिस्टल पैलेस को, लेकिन वो हो नहीं पाया. एक ही जो बेस्ट मौका था जो रेड कार्ड इंसिडेंट भी जिसके अंदर हुआ कि बॉल ओवर द टॉप आई थी, हालैंड को क्लीन थ्रू रन मिला था. उसके बाद हमने देखा कि बॉक्स के बाहर जो डीन हेंडरसन ने हाथ मारा और वो फिर वो वार के ऊपर गया. काफी मिनट वार देखता रहा. मुझे लग रहा था कि पता नहीं शायद अंधा हो चुका था वार, कि इतना ऑब्वियस बात कैसे नजर नहीं. मुझे डिबेट ही नहीं समझ आई ना कि इट वाज सो क्लियर हिज हैंड वाज आउटसाइड द बॉक्स. नजर आ रहा है रिप्ले में उसने बॉल मारी है, क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी डिनाई की है, तो भाई रेड कार्ड बनता था. ये सिंपल बात थी. और उसके बाद उसने पेनल्टी भी सेव की और बाकी सेव किए. जी उसके बाद ही 16 मिनट पे ये इंसिडेंट हुआ था. 16 मिनट के बाद फिर आगे हमने देखा कि जब पेनल्टी मिली, अच्छा ऑल्दो पेनल्टी भी जो थी उसके अंदर रिप्लेस करना नजर आया कि जब मिचेल जो डिफेंडर थे, ही प्रोबब्ली गॉट द बॉल बिफोर बर्नार्डो सिल्वा, तो वो भी शायद एक डिबेटेबल पेनल्टी थी. लेकिन जब वो वहाँ पे डीन हेंडरसन ने अपने मैच का अपने इंटरव्यू में भी कहा कि जब मुझे पता लगा कि मार्मूश वो पेनल्टी लेने वाले हैं, तो उसने बोला कि आई न्यू एग्जैक्टली ही वाज विच साइड ही वाज गोना हिट ऑन, एंड मुझे पता था कि वो तेज मारेगा, तो मैं थोड़ा अर्ली उस साइड पे चला गया था. और उसी तरीके से हुआ कि वो अर्ली गए, उन्होंने बॉल सेव की. ब्रिलियंट स्टॉप, मतलब नो क्वेश्चन अबाउट इट. और उसके अलावा भी मतलब बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले थे. एक सेकंड हाफ के अंदर ओराइली के अंदर क्या बॉक्स के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट विद द कीपर एक मौका मिला था, लेकिन बजाय इसके कि अपने राइट फुट से शूट करते ही ट्राई टू टेक द बॉल ऑन द लेफ्ट एंड द चांस वाज गॉन. उसके अलावा कुछ रूटीन सेव्स थे उनके कीपर के, बट अदर देन दैट इतना ज़्यादा ट्रबल नहीं हुए. इट वाजंट लाइक अ डेविड राया परफॉर्मेंस जो हमने देखी अगेंस्ट न्यूकासल, राइट. वो उस लेवल की परफॉर्मेंस की नौबत ही नहीं पड़ी ना, जरूरत ही नहीं. जैसे मैंने आपसे कहा कि बॉल जब विंग्स पे जाती थी तो वापस सेंटर में आ जाती थी, क्रॉस ही नहीं करता था सिटी. और वो टिकी टाका के चक्कर में एक जो क्लियर अपॉर्चुनिटी ओवर द टॉप बॉल आई, मे बी दे शुड हैव अगर एडरसन कीपर होता तो वो ओवर द टॉप बॉलें देता, शायद कुछ हो सकता था. अच्छा, सबसे बड़ी एक सवालिया निशान हो गया जैक ग्रीलिश की फ्यूचर के ऊपर कि इतने इंपॉर्टेंट मैच में जब गोल की जरूरत है, बेंच से वो आते ही नहीं है. उनकी जगह एक 18 साल के अर्जेंटीनियन टीनेजर इकी केवेरी, कुछ इस तरीके से उनका नाम है, वो अपना डेब्यू करते हैं. पूरे सीजन में पहली अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है, एंड वी डू नॉट सी ग्रीलिश. तो ग्रीलिश की तो छुट्टी हो ही गई है. अब वो चाहे वो इस बात को एडमिट करें या ना करें. लेकिन साथ साथ इवन अर्लिंग हालैंड आई थिंक 4 या 5 फाइनल्स खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने गोल नहीं किया सिटी के लिए. Yes. और इस मैच के अंदर भी वो पेनल्टी भी नहीं ली उन्होंने. बिल्कुल अदरवाइज देखिए पेनल्टी ना ली, क्योंकि 3 पेनल्टीज इस सीजन वो ओवरऑल मिस कर चुके हैं. और FA कप के अंदर ही बोर्नमथ के अगेंस्ट एक मैच के अंदर वो पेनल्टी उन्होंने मिस की थी, तो मे बी हिज कॉन्फिडेंस वाज लो, दैट्स इज व्हाई ही गेव इट टू मार्मूश. लेकिन मार्मूश भी कुछ कर ना सके. वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर मैनचेस्टर सिटी, बट मतलब आई वाज ऑनेस्टली चीयरिंग द अंडरडॉग ओवर हियर, क्रिस्टल पैलेस ऑल द वे. प्रीवियस शो में कहा भी था कि क्रिस्टल पैलेस जो है शायद ज्यादा हंगर की वजह से मैच ले जाएगा. Exactly. सही है. एंड इट वाज द डे फॉर द ईगल्स एंड द वे दे सेलिब्रेटेड विद देयर फैंस. लेट्स हैव अ लुक हाउ दे एंजॉयड दिस फेमस विक्ट्री इन देयर हिस्ट्री. Congratulations to Crystal Palace and the entire south of London. Finally, they had their day out in the sun. लेकिन जो थोड़ी सी controversial बात बनी इस मैच की, जैसा इवन लतीफ़ ने डिस्कस किया, was the VAR, including Haaland and of course Dean Henderson, the goalkeeper. और मैच के बाद फिर पूछा गया उनसे कि पेप गार्डियोला ने उनसे आके क्या कहा और क्या चीज़ transpired, उनका क्या सोचना था इस चीज़ के बारे में. Let's listen in what Dean Henderson had to say after the match.
इट डज गेट वेरी ट्रिकी कि ऐसे मोमेंट के ऊपर जब गोलकीपर सेलिब्रेट कर रहा है और पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही है, वहाँ पे जाके इस तरह का सवाल पूछें जो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बनी थी, लेकिन वेल डिफ्लेक्टेड बाय डीन हेंडरसन ओवर देयर। क्या कहेंगे आप? तमिश, इट लुक्ड वेरी पेटी फ्रॉम पेप गार्डियोला कि इस किस्म की हरकत उन पे जेबा नहीं देती। मुझे भी अफसोस हुआ कि एक उस पेडिग्री या उस स्टैचर का मैनेजर, बिल्कुल, वो भी क्रिस्टल पैलेस जो बहुत ही छोटी टीम है कंपेयर टू सिटी, इस तरह से करना। अल्टीमेटली मेरे हिसाब से मेरा उनको मशवरा ये है कि पेप गार्डियोला अगर सिटी के साथ अगला सीजन कंटिन्यू करना चाहते हैं, ही हैज़ टू स्किप द क्लब वर्ल्ड कप। वो एक महीने का ब्रेक लें, अपने आप को मेंटली रिचार्ज करें। ही लुक्स मेंटली एग्जॉस्टेड, ही लुक्स आउट ऑफ आइडियाज़, और अगला सीजन आसान नहीं, बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अगर वो ब्रेक ले लें, अपने किसी असिस्टेंट को क्लब वर्ल्ड कप में भेज दें, बिकॉज ही लुक्स डजंट लुक द सेम ऑनेस्टली। और स्पेशल मेंशन ओलिवर ग्लासनर का। सीजन जब शुरू हुआ था, अल्टीमेट शुरू की 8 या 9 गेम्स में सिर्फ एक विक्ट्री थी। अक्टूबर 27 को पहली विक्ट्री आई थी क्रिस्टल पैलेस की, बट द owners persisted with him. Yes, what a fantastic story, and how well they were rewarded with their first trophy. And एजे के लिए भी एक मेंशन स्पेशल बनता है कि क्रिस्टल पैलेस वुड डू रियली वेल टू होल्ड ऑन टू हिम दिस समर, बिकॉज आई एम श्योर बड़े क्लब्स जो हैं उनके ऊपर उनकी नजरें होंगी कि किसी तरीके से उसको निकाल सकें इस क्लब से। बट मैन सिटी अल्तमश अभी 2 गेम्स रहती हैं प्रीमियर लीग के अंदर। अभी बॉर्नमथ के अगेंस्ट ट्यूसडे को मैच है उनका। दे हैवंट स्कोर्ड अगेंस्ट साउथहैम्पटन एंड अगेन अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। पिछले 2 गेम में स्कोर नहीं किया है। इफ दे डू नॉट गेट दोस 3 पॉइंट्स अगेंस्ट बॉर्नमथ, अल्तमश दे कुड इवन बी आउट ऑफ द टॉप 5 रेस। बहुत ही खतरनाक टाइम है मैन सिटी के लिए। दे हैव टू किसी तरीके से रीग्रुप करना है और दे हैव टू गिव देयर बेस्ट अगेंस्ट बॉर्नमथ। बहुत ही मजे की रेस चल रही है 3-7 के बीच में। 2 स्पॉट्स हैं चैंपियंस लीग के लिए, 5 टीमें उनके लिए लड़ रही हैं। न्यूकासल could have done themselves a favor अगर वो ये मैच जीते वर्सेस आर्सेनल, लेकिन उनके बीच में एंड 3 पॉइंट्स होने के बीच में वाज डेविड राया, जिस तरह से उनके सेव्स थे इस मैच के अंदर, और आर्सेनल ने 1 गोल से ये मैच जीता, 1 ही गोल स्कोर किया। डेक्लन राइस once again coming good, scoring from outside the box. Let's have a look at the highlights for Arsenal versus Newcastle United. Rice over there with the goods for Arsenal, and coming good at the end of the season. We saw his goals versus Real Madrid and now again in this very important match. और इस win के साथ अब Arsenal कहीं भी finish करे in this table, they have secured Champions League football for next season, so that's good for Arsenal. Newcastle अगर ये मैच जीतता तो they would have also pretty much secured themselves, लेकिन now they will fight on for another match. इस मैच में याद रहे कि जो न्यूकासल के टालिस्मैन है वो इस मैच का हिस्सा नहीं थे, क्रिस इज़ैक, एंड उसके अलावा डेविड राया के बहुत सारे सेव्स थे इस मैच के अंदर, एंड टिल डेक्लन राइस डिडंट गेट दैट गोल, आर्सेनल वर प्रीटी फ्लैट इन दिस मैच, और उसके बाद गोल आता है और वहाँ पे जो है things turn around and they win at home. This was their last home victory for this season at the Emirates for Arsenal, and despite that हमने ये भी देखा कि towards the end of the match कुछ आर्सेनल के फैंस जो हैं वो स्टेडियम छोड़ के जा चुके थे before the match ended because they weren't happy the way things have gone for this club, despite the fact that they're finishing second. and अब अरतेता जो है खुल के आके मीडिया में कह रहे हैं कि the owners should back him to get more signings in the upcoming season. जी लतीफ़, कैसे देखते हैं आप? अल्टीमेट सबसे बड़ा जो एक डिफरेंशिएशन फैक्टर था दोनों टीम्स के अंदर वो आइसैक का ना होना था। मैं समझ रहा हूँ पहले हाफ में जितने चांसेस मिले न्यूकासल को, हैड आइसैक बीन देयर ही वुड हैव 17 मिनट में 6 शॉट से लगा चुके थे। एग्जैक्टली तो वो कन्वर्ट कर लेते बिकॉज 23 गोल्स हैं इस सीजन उनके, मतलब ऑब्वियसली मेन टैलिस्मैन है। मर्फी जो खेल रहे थे, कैलम विल्सन सॉरी जो खेल रहे थे, ही वाज नंबर 9 पोजीशन पे, ही वाज नॉट दैट गुड, और सिर्फ उनका सीजन का 3rd स्टार्ट था, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो ही इज़ नॉट बिन द मैन इन फॉर्म। अदरवाइज मतलब डेविड राया की अगर बात की जाए तो पूरी मैन ऑफ द मैच मेरी नज़र में डेविड राया थे। जिस किस्म के एक के बाद एक सेव्स वो करते रहे, टॉप नॉच परफॉर्मेंस, नो क्वेश्चन अबाउट इट। डेविड राया ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और इंपॉर्टेंट मेंशन बनता है टोनाली और ब्रूनो गिमेरेश की जो मिडफील्ड के अंदर पार्टनरशिप है न्यूकासल के लिए। अल्तमिश वो मजे की बात ये क्रिएट भी करते हैं कि मतलब वो ड्राइविंग रन्स भी होते हैं ब्रूनो के, या ब्रूनो पीछे रहते हैं टोनाली आगे जाते हैं, और फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय भी करते हैं कि ऑपोजिशन का जब अटैक आ रहा होता है तो उनके जो क्रंचिंग टैकल्स होते हैं दोनों के, सो दैट इज वेरी गुड टू सी एज अ पेयर। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड प्लेयर्स राइट नाउ इन द प्रीमियर लीग, नो क्वेश्चन। बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं वो, और न्यूकासल के रिसर्जेंस में इन दोनों का एक बड़ा हाथ है। उसके अलावा आर्सेनल 5 साल हो गए हैं आर्टेटा को, जस्ट हैज़ 1 FA कप टू शो फॉर इट। लोग कह रहे हैं कि प्रोग्रेस है। सिंपल सी बात है, जनवरी में बोर्ड के पास एक मौका था कि अगर स्ट्राइकर आ जाते, मैं नहीं कहता कि मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं पता है, शायद PSR का मसला हो, इसलिए उन्होंने ओली वॉटकिंस के लिए सिर्फ 40 मिलियन की बिड की थी। 60 मिलियन एस्टन विला मांग रहा है, 60 मिलियन 20 मिलियन और देके अगर वो कर लेते तो शायद पोजीशन डिफरेंट होती चैंपियन लीग में भी, इस लीग टाइटल के अंदर भी। और 3 बड़े प्लेयर्स मैं कहूँ, रिपीट करूँगा कि जनवरी के अंदर लोन पे गए हैं स्ट्राइकर्स। इवान फर्गसन ब्राइटन से गए हैं, अल्वारो
अलवारो मोराटा गए हैं, लोन पे कोलो मुआनी गए हैं। तो ये 3 लोन प्लेयर्स जो गए हैं, क्या उनमें से एक आर्सेनल नहीं आ सकता था और आर्सेनल को हेल्प हो जाती तो थोड़ा बेहतर उनकी लीग में पोजीशन होती, चैंपियन लीग में प्लेस होती। बट ये सारी बातें नहीं हुई, आर्सेनल को बैक नहीं किया गया विंडो में। अगर ये सब हो जाता और ये बेहतर करते तो देन हाउ वुड वी से इट्स अबाउट द नेक्स्ट सीजन? अच्छा, फिर शायद आर्सेनल इस सीजन लिवरपूल को टफर कंपटीशन देकर पिप कर देता, लिवरपूल को ले जाता टाइटल लिवरपूल से, या चैंपियन लीग के अंदर अगेंस्ट अ टीम लाइक पीएसजी कोई क्लिनिकल स्ट्राइकर होता तो वो जीत जाते, तो फिर चैंपियन लीग फाइनल खेले तो फिर एक डिफरेंट पूरा नैरेटिव हो जाता ना, फिर नेक्स्ट सीजन वाली बात नहीं होती। फिर हम मान जाते कि यार नहीं यार, आर्सेनल हैज अराइव्ड एंड दिस इज द सीजन फॉर देम। बट ऐसा ना हुआ और हमें दोबारा वेट करना है। न्यूकासल ऑन द अदर हैंड, जो उनका लास्ट डे ऑफ द सीजन, दे हैव द गेम अगेंस्ट एवर्टन विद हु हैव नथिंग टू प्ले फॉर एनीमोर। सही है, सब कुछ उनका कंप्लीट हो चुका है। Or at this weekend, they also won at the Goodison Park. Last Yes. match at the historic Goodison Park. वो लेकिन ये मैच सेंट जेम्स पार्क पे वही कह होगा। रहा हूँ, वो भी हो चुका है ना अब। हाँ, See, at home they had something to play for, right? Exactly, कि last match में वो जीते हैं, उन्होंने वो भी करके दिखा वो भी दिया। कर लिया, तो अब कुछ बचा नहीं है। अब तो वो मैं सेंट जेम्स पार्क जाके उनको दे सकते हैं, ले लें भाई। उनको दे सकते हैं बिल्कुल। 3 पॉइंट पे 69 पॉइंट से मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट सीजन। शायद हो जाएगी ये चीज, एंड बट गुड फॉर देम, गुड फॉर That'll be a good न्यूकासल। scheme 69. आगे बढ़ते हैं जी, एंड अब हम 2 टीमों की बात करेंगे जो उन्हें ठानी भी है कि अगर एक बुरा करेगा तो दूसरा भी उन्हीं का बिल्कुल साथ देगा। एंड ये शायद जुमला सुन के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन 2 टीमों की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड Tottenham Hotspur, who I actually am forgetting the last time they actually won. They both have had the most disastrous seasons as per their own history and their own records in the Premier League. लेकिन ये दोनों टीमें जो हैं इस वक्त यूरोपा के फाइनल का हिस्सा हैं और बहुत बड़ी डिबेट हो गई है कि क्या इस पाए की टीम जिस तरह से उन्होंने ये पूरा सीजन गुजारा है, डू दे इवन डिजर्व टू बी इन द फाइनल्स, और इनमें से एक टीम जो है अगले सीजन में चैंपियंस लीग का फाइनल खेलेगी। पहले बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जिन्होंने चेल्सी से मैच खेला एट स्टैमफोर्ड ब्रिज। वहाँ पे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा 1-0 के गोल लाइन से। सर इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं। Win for Chelsea gives them a fighting chance to be in next season's Champions League. Let's see if that happens. Lekin at least they won this match, and Manchester United 18 defeats for now in this season in just 37 matches. अभी एक मैच बाकी है, let's see उसमें वो क्या गोल खिलाते हैं। We thought कि Amorim शायद इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं खिलाएंगे, but pretty much उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टीम खिलाई। हैरी मैगवायर also scores, लेकिन वो जो गोल नज़र हो गया ऑफ साइड के, वो गोल दिया नहीं गया। 1-0 से ये चेल्सी जीतता है और अपनी चांसेस जो है ज़्यादा मुस्तहकम करता है फॉर नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग। जी लतीफ़, कैसे देखते हैं आप? अल्तमश, सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ थी इस गेम के अंदर मेरी नज़र में रीस जेम्स की जो एक वॉली थी आउटसाइड ऑफ हिज राइट फुट, और बॉल अंदर कर्ल करके पोस्ट पे लगती है। लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट दैट वाज। वो गोल नहीं था, लेकिन वो फिर भी मुझे 2-3 दफ़ा मैंने उसका रिप्ले देखा है, इतनी परफेक्ट टेक्निक थी वो। इसने मुझे याद दिला दी माइकल एसियन की इस किस्म का एक सिमिलर गोल था अगेंस्ट आर्सेनल व्हेन चेल्सी वर लूजिंग 1-0 और 1-1 आखिरी में इक्वलाइजर किया था उन्होंने लीग के अंदर। लाइक दिस वाज अराउंड 20 years back. But इसके अलावा रीस जेम्स का ऑफ कोर्स वो जो टर्न था उनका, वो उन्होंने मतलब योहान क्राइफ की और मैराडोना से उस टर्न को कंपेयर किया जा रहा है कि जो जिस तरीके से उन्होंने टर्न करके थोड़ा सा हल्का आ जाए, लोग कहेंगे ये ब्लू मैन टीवी चल रहा है थोड़ा सा। नहीं, मैं सिर्फ स्किल की बात कर रहा हूँ। वो जो टर्न घूम के जो उन्होंने क्रॉस दिया था मतलब इस वीकेंड पे और किसी का तो स्किल था ही नहीं, बस यही आपको नजर आया। नहीं बिल्कुल, ये 2 चीजें बहुत शो के शुरू में आपको जो किताबें कुक की जानी थी वो आपको स्ट्रोक ऑफ जीनियस लगना शुरू हो गया। तो इस मैच में देयर वाज सो लिटिल क्वालिटी फ्रॉम यूनाइटेड ऑन ऑफर कि मैं और किस चीज़ की मैं तारीफ करूँ। ये 2 ही मेन हाइलाइट्स थी इस गेम की। और एक और मगवायर का जो उन्होंने एक अच्छा गोल स्कोर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज रूल्ड आउट फॉर ऑफसाइड इन द फर्स्ट हाफ। वहां पे अगर गोल होता था फिर ऑब्वियसली चेल्सी अंडर प्रेशर आ सकता था, लेकिन जब वो ऑफसाइड हुआ उसके बाद यूनाइटेड रियली डिडंट क्रिएट अ लॉट, इतना कोई मुझे नजर नहीं आया जैसे आपने बताया। You see Ruben Amorim staying even if they do well in the Europa. अल्तमश, बोर्ड से और जो मीडिया रिपोर्ट्स में यही नॉइज है कि इफ दे विन द यूरोपा तो डेफिनेटली उसको मौका दिया जाएगा एमरएम का, बिकॉज फिर उनके पास एक हेफ्टी ट्रांसफर किटी होगी कि अपने हिसाब से वो स्क्वाड बना सकें। जैसे उनकी फॉर्मेशन है 3-5-2, तो फिर उस चीज़ में वो अपना बनाएंगे। और मैथ्यूस कूनिया जो हैं वुल्व्स के जो स्ट्राइकर हैं, उनको तो 60 मिलियन के बड़ा स्ट्रांगली लिंक किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि ऑलमोस्ट हो चुकी है वो डील, इट्स गोना बी अनाउंस्ड इन अ फ्यू डेज। तो जैसे एक वो स्ट्राइकर हो गया, मेरे ख्याल से वो शायद नंबर 10 की पोजीशन में खेलेगा वो मैथ्यूस कूनिया, एक और नंबर 9 वो दोबारा लेना चाहें। बट बहुत ज़्यादा स्क्वाड सर्जरी की ज़रूरत है। मिडफील्ड हो गई, सेंटर बैक्स हो गए, लिंडलॉफ भी चला जाएगा, लूक शॉ इज एन इंजरी डाउट हमेशा ही।
तो काफ़ी उनको खर्चा करना है और दैट मनी इज़ गोना एक्सेलरेट द प्रोसेस जो चैम्पियन लीग में घुसने से होगी। और अगर वो नहीं क्वालिफाई करते हैं बाय विनिंग द यूरोपा, देन ऑब्वियसली इतना ज़्यादा फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो यूनाइटेड की जो जर्नी है रिसर्जेंस की वो थोड़ी डिले हो जाएगी, प्रोलॉन्ग हो जाएगी, वो एगनी जो है उनकी। तो ऑब्वियसली फैंस सारी दुआ कर रहे होंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा ये ईयर ऑफ द अंडरडॉग है, तो टॉटनम 17 साल बाद एक और ट्रॉफी अपने नाम कर सकती है। बात की आपने स्पर्स की, तो उन्हीं की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड हारा तो उनको भी हारना ज़रूरी था और वो हारते हैं एस्टन विला से, और इस 2-0 की एस्टन विला को जो विन मिली, तो दे आर आल्सो कंटेंडर्स टू क्वालिफाई फॉर यूरोप। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर एस्टन विला वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर व्हिच वाज प्लेड एट द विला पार्क। एंड इसमें जो है उनाई एमरी जो है अपना 100th मैच कंप्लीट करते हैं एंड 54th विन विद एस्टन विला। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स। Goals from Konsa and Kamara, and इसकी वजह से 2-0 से एस्टन विला जीतता है and still alive for the European glory in qualifying for the Champions League next season if they win the remaining matches and other results go their way as well. लेकिन Spurs, what a disaster season for them in the league. 25 उनके losses हैं so far in 37 matches and I think only if they win the Europa शायद and Postecoglou बच जाएं, वरना शायद उसके बाद भी वो लगता है वो सैक होने ही जा रहे हैं। एंड इस मैच में थोड़ा सा ब्राइट स्पॉट कह सकते हैं कि सन हेंगमिन जो थे वो थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात हो सकती है, बट दे स्टिल हैव इंजरीज एंड प्लेयर्स नॉट शोइंग अप फॉर द मैचेस। क्या कहें इस बारे में, बट वील डेफिनेटली टॉक अबाउट उनाई एमरी एज वेल, व्हाट ही इज डन विद विला। जी अल्तमश नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो जो पहला गोल भी जो आया वॉटकिंस का हेडर था, कॉन्जा ने बॉल को फिनिश की। सेकंड गोल कमारा ने एक दूर से थोड़ा राइफल इन किया, मतलब राइफल शॉट था उनका वो ज़बरदस्त। और कमारा ने इनफैक्ट कॉन्सा ने कहा कि जो कॉर्नर से जो पहला गोल स्कोर किया था इट वाज वर्कड आउट इन द ट्रेनिंग, सो उसका क्रेडिट डेफिनेटली उनाई एमरी को जाता है कि वो ट्रेनिंग में एक्चुअल कोचिंग हो रही है भाई, सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं। सो एंड इट इज़ शोइंग ऑन द फील्ड एज वेल। टॉटनम ऑन द अदर हैंड, अच्छा उसके अलावा मॉर्गन रॉजर्स को भी एक हेडर उनका सेव हुआ, मतलब किंग्सकी ने सेव किया था, प्लस जो वॉटकिंस को भी एक मौका मिला था, उन्होंने वाइड कर दिया। तो एस्टन विला हैड मोर चांसेस, दे कुड हैव इजीली वन दिस गेम मच मोर कंफर्टेबली। टॉटनम ऑन द अदर हैंड, जैसे आपने बताया दिस सीजन हैज बीन एन एब्सोल्यूट डिजास्टर, व्हाट 17th ऑन द टेबल, जस्ट अबव द रेलिगेशन प्लेसेस। उसके साथ मतलब 21st डिफीट है ये उनकी इस सीजन के अंदर। आपने 25 का 25 डिफीट्स, आपने 25 का, मैंने कहीं 21 पढ़ा, तो शायद 25 ही है। सो तो नो क्वेश्चन, मतलब और प्रीमियर लीग के अंदर पिछली 6 गेम्स के अंदर दे हैव बीन विनलेस, तो फॉर्म तो उनका बहुत ज़्यादा डाउन है। यूनाइटेड हैव बीन विनलेस इन द लास्ट 8 मैचेस, द वर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री। माय गॉड, तो अब यूरोपा लीग का ये स्टैंडर्ड हो गया, मैं क्या कहूँ। लेकिन टॉटनम की सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है अभी इस वेडनेसडे को अगेंस्ट यूनाइटेड जो मसला होगा, दे डू नॉट हैव कुलुसेव्स्की, दे डू नॉट हैव मैडिसन सेकंड सेमीफाइनल के सेकंड लेग में इंजर हो गया था कुलुसेव्स्की, उसके बाद जो प्रीमियर लीग गेम थी तो वहाँ पे इंजर हो गया था, मे बी उसको भी नहीं खिलाना चाहिए था, मतलब कुलुसेव्स्की को, मतलब ऑब्वियसली यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दीज इंजरीज राइट, तो मैं क्या ब्लेम करूं एंज पोस्टेकोग्लू को। बट बेस्ट बात ये है कि सॉन इंजरी से वापस आ गए हैं, सॉन लुक लाइक ही लुक गुड। उनका जो बेस्ट चांस था इस गेम को टॉटनम का, वो ओडोबर्ट जो उनके विंगर है, उन्होंने एक बैक हील की थी, एमी मार्टिनेज ने फिर इवेंचुअली उसको सेव कर लिया, लग रहा था कि शायद वो गोल हो जाए, एंड दैट वाज अबाउट इट, नथिंग, कुछ भी नहीं। एस्टन विला कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स, चांसेस उनके पास ज़्यादा थे, हर लिहाज से वो इस गेम में बेहतर थे। टॉटनम की, अच्छा जैसे आपने अभी जिक्र किया था, मुझे लगता है कि अगर वो जीत भी जाते ना यूरोपा लीग, पोस्टेकोग्लू फिर भी शायद सेव हो जाए, बिकॉज द फैंस रियली हैव टर्न्ड अगेंस्ट हिम, और जो पूरा एक टॉक्सिक माहौल नज़र आ रहा है मुझे टॉटनम के अंदर, तो शायद पोस्टेकोग्लू उसका हिस्सा ना रहें। और इनफैक्ट अभी भी मीडिया रिपोर्ट्स अभी से शुरू हो गई अल्तमश के, जो फैरियोली जो आयाक्स के जो मैनेजर हैं, उन्होंने अभी कल क्लब छोड़ा है अपना, कल आखिरी गेम थी आयाक्स के साथ, उन्होंने क्लब छोड़ दिया है वो, तो ही इज बीइंग लिंक्ड टू द टॉटनम जॉब अभी से ही, बिफोर द यूरोपा लीग फाइनल। तो मुझे लग रहा है कि शायद इसी किस्म का मामला होगा। अच्छा ये ना हो कि पहले तो हम देख चुके हैं जो मरीनो के साथ हुआ था, कल खबर आ जाए कि वो ज्वाइन कर चुके हैं और फाइनल से पहले, दैट वुड बी सुसाइडल, वो तो बहुत ही खतरनाक हरकत होगी, पूरा स्क्वाड डिस्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है पोस्टेकोग्लू विल नॉट सर्वाइव बियॉन्ड द मिड वीक गेम अगेंस्ट यूनाइटेड। बिल्कुल सही, चलें जी। एंड सम टॉकिंग अबाउट सम गुड न्यूज़, सम विंटेज प्लेयर्स, बात हो जाए जेमी वार्डी की, जिन्होंने अपना 500वां मैच कंप्लीट किया विद लेस्टर सिटी, और उसमें अपने 200 गोल्स उन्होंने कंप्लीट किए। नो वार्डी नो पार्टी, लेट्स हैव अ लुक एट दैट गोल। What an amazing send off by his
by his teammates and the entire crowd, and what a legacy he's leaving behind at Leicester City. ये इनका आखिरी मैच था लेस्टर सिटी के साथ, वो भी इनके ग्राउंड पे, अपने होम ग्राउंड पे, एंड बस अब ये खैराबाद कह रहे हैं 500 मैचेस खेले उन्होंने लेस्टर सिटी के लिए, और ये इनका 200वां गोल था इस मैच के अंदर. What a legacy. What an absolute legacy. And from where he came from. Yes, 1 मिलियन का खरीदा था इनको 12 साल पहले फ्लीटवुड टाउन से. नॉन लीग टीम थी, उस जमाने का एक ट्रांसफर रिकॉर्ड था कि नॉन लीग क्लब को इतने ज़्यादा पैसे किसी ने ऑफर किए थे, लेकिन व्हाट एन इन्वेस्टमेंट इट हैज़ प्रूवन टू बी. जेमी वार्डी एन एब्सोल्यूट लेस्टर लेजेंड, ही वन इट ऑल रियली. प्रीमियर लीग तो जैसे वो एक मिरेकल साल था वो जीता, उसके बाद FA कप भी जीता लेस्टर के साथ, प्लस वो चैंपियनशिप के 2 दफ़ा टाइटल भी जीता लेस्टर के साथ. तो आई मीन द जर्नी हैज़ बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. और अभी जैसे आप ऑफ एयर जिक्र कर रहे थे कि अगर वो आर्सेनल चले जाते 2016 में जब उनको मौका मिला, तो शायद वो इतने बड़े लेजेंड नहीं बनते, एक दूसरे एक आम प्लेयर बन के रह जाते. लेकिन मे बी शायद आर्सेनल को वो कोई टाइटल जिता पाते या कोई आर्सेनल को क्लोज ले पाते, बिकॉज 2016 के अंदर एट हिज पीक वार्डी वाज एन एब्सोल्यूट गोल स्कोरिंग मशीन, एंड दैट इज द सॉर्ट ऑफ प्लेयर व्हिच आर्सेनल नीडेड एट दैट पॉइंट इन टाइम. बट तो अब इट्स हार्ड टू से कि क्या होता, लेकिन मुझे पर्सनली उनको बहुत वार्डी पसंद है, क्योंकि आजकल के इस दौर के अंदर अल्टीमेट वन क्लब प्लेयर कोई देखने को मिलता नहीं है. जैसे अभी हम थोड़े दिन पहले ट्रेंड की बात कर रहे थे कि किस तरीके से लिवरपूल को छोड़ के जाते हैं, बट ही स्टक टू लेस्टर सिटी व्हेन द क्लब नीडेड हिम. चैंपियनशिप में भी नीचे जाके परफॉर्म किया, मरेस्का के साथ वो भी टाइटल जीत के वापस ऊपर आए. तो मतलब फुल क्रेडिट टू हिम. आई विश हिम वेल फॉर द फ्यूचर, नो क्वेश्चन अबाउट इट. वन क्लब अगर हम प्लेयर्स की बात करते हैं तो याद आते हैं स्टीवन जेरार्ड याद आते हैं, टॉटी की आपने बात की. उसके बाद अगर हम AC मिलान की हम बात करते हैं तो वहाँ पे मार्डिनी की हमें याद आती है. वन क्लब देन यू कैन से प्रीटी मच रायन गिग्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड, पॉल स्कोल्स. बहुत कम है, few and far in between. बट लेकिन ऐसा कम ही होता है. और इसी किस्म की स्टोरी जब निकल के आती हैं और जब वो सक्सेसफुल होते हैं, तभी एक फैंस के लिए एक जो एक मोहब्बत उन प्लेयर्स के लिए होती है, फिर कोई आम बंदे के लिए तो नहीं होती है. सही बात है. चलें जी, अब बात हो जाए कुछ रोनाल्डो की, बट रोनाल्डो जूनियर, क्योंकि अब उनके बेटे भी तैयार हो गए फॉर पोर्चुगल, फादर भी खेल रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे. अब बेटे भी आ गए अंडर 15 में, उन्होंने 2 गोल स्कोर किए अंडर 15 मैच में वर्सेस क्रोएशिया. लेट्स हैव अ लुक. 2 goals for him versus Croatia, and he's also now in the spotlight. And I wonder, इससे पहले अगर अंडर 15 टीम को इतनी स्पॉटलाइट मिली होगी जितनी इनको मिल रही है पोर्चुगल की अंडर 15 टीम को. नो क्वेश्चन. अल्तमिश इतना तो किसी को नहीं मिली है, बिकॉज अब ये देखिए, लेकिन ट्रेंड चेंज हो गया ना. लमीन यमाल जैसे लड़के इन्हीं टीमों से निकल के आए हैं, तो अगर अब आप उन पे स्पॉटलाइट डाल रहे हैं रोनाल्डो जूनियर पे, तो इट्स नॉट जस्ट आस, मतलब ये पूरे ग्लोबली बात हो रही है. ट्विटर पे इनफैक्ट ट्रेंड कर रहा था रोनाल्डो जूनियर जब वो स्कोर हुआ था. सो आई मीन बहुत यंग है, इसके ऊपर अभी से इतना ज़्यादा मीडिया ने हाइप बना दी, इतना प्रेशर अभी से डाल रहे हैं. मतलब आई जस्ट फील फॉर हिम कि यू नो इट्स जस्ट टू अर्ली फॉर हिम. लेट द चाइल्ड ग्रो यू नो ऑर्गेनिकली, तब फिर हम उसको आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन बहुत प्रेशर है इन बेचारे पे. एब्सोल्युटली, बट द फैक्ट कि मीडिया दिखाए और क्या हम भी बात कर रहे हैं इसी बारे में हम जो बात कर रहे हैं. बट ऑन अ सेपरेट नोट, आई नो ये अभी भी 1 साल बाकी है इस चीज़ के अंदर, बट वुड यू वांट टू सी रोनाल्डो लीडिंग द लाइन फॉर पोर्चुगल एट द 2026 वर्ल्ड कप, और यू थिंक इतनी टैलेंटेड टीम है, इतने ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं इनके पास, दैट ही नीड्स टू नाउ टेक only come on when he's needed? Yes, absolutely. I completely agree कि भाई only come on when it's needed. कि जब वो when Portugal are chasing the game and Ronaldo अपना hold up play दिखाए, टीममेट्स को इन्वॉल्व करे उस होल्ड अप प्ले के अंदर और भी एक हेडेड विन कर ले, बिकॉज उनकी हेडिंग एबिलिटी फैंटास्टिक है. तो जब गेम चेस कर रहे होते, जब रूट 1 फुटबॉल आप खेल रहे होते, तब रोनाल्डो काफ़ी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं. मैं नहीं समझता कि अब इस एज के अंदर मतलब वो यंगस्टर्स का जो प्रोग्रेस है उसको इम्पीड करना चाहिए, जिसके अंदर गोंजालो रामोस का नाम सर फेहरिस्त है पोर्चुगल, PSG के जब वो स्ट्राइकर हैं इस वक्त पोर्चुगीज. सो प्लेयर्स लाइक हिम यू नो, एंड राफेल लियाओ को पूरा वो नहीं मिल रहा, डिएगो जोटा को पूरा अपना चांस नहीं मिल रहा, ब्रूनो फर्नांडिस की पोजीशन आउट हो रही है. एब्सोल्युटली. इतना ज्यादा अटैकिंग टैलेंट है इस पोर्चुगल की टीम के अंदर कि रोनाल्डो कैन अफोर्ड टू टेक अ बैक सीट. ठीक है, स्क्वाड का हिस्सा रहें, अपने चेयर अप करें, मोटिवेट करें, और जब कभी गेम चेस करें तो शायद उनको मौका देना चाहिए, लेकिन उसके अलावा हर गेम स्टार्ट करना वो थोड़ा ज़्यादा है इस एज के अंदर. चलें, सही है, बट आई एम वेरी श्योर गिवन जो उनके कोच हैं इस वक्त पोर्चुगल के, और मार्टिनेज, आपके फेवरेट रोबर्टो मार्टिनेज, रोनाल्डो वही स्टार्ट कर रहे होंगे हर मैच और सारी फ्री किक भी वही ले रहे होंगे. एब्सोल्युटली, अनफॉर्चुनेटली. चलें जी, लेट्स हैव अ लुक एट द टेबल्स as we come towards the end of the season. Let's start with the English Premier League. 37 matches हो चुके हैं, लिवरपूल के 36 हैं, and it's done and dusted on that front. But the real now, the battle, the storyline lies between Newcastle United and Nottingham Forest. ये teams vie कर रही हैं for a place in the Champions League, and just 1 point separates them.
और bottom half में Leicester, Ipswich and Southampton are already out. United and Spurs are fighting that who wants to finish number 18. Let's see who wins that race. Number 17 you mean? 18 तो Leicester है. Yes, you're absolutely right. Thank you for correcting me. मैं खुद कंफ्यूज हो गया इन दोनों की बात करते करते. एंड ला लीगा में बारसा हैव ऑलरेडी वन एंड हैंगओवर से वो निकल रहे थे एंड हेंस दे लॉस्ट ओवर द वीकेंड एंड रियल एंड एथलेटिको बोथ वन देयर मैचेस. In the Serie A, the only league where still we don't have a winner, 79 पे है Napoli, Inter Milan है 78 पे. One match day now separates these two teams and who will be the champion at the end of next week now. And Bundesliga में Bayern Munich are done and dusted. They've already won. Leverkusen 69, Frankfurt 60. Dortmund finishing in the top four, 57. Just as Latif ने बताया था at the beginning of the show that Niko Kovac really bringing up this team. And इसके बाद let's have a look at the newspapers, European newspapers, how they covered football over the weekend. हम स्टार्ट करते हैं डेली एक्सप्रेस से. उनके फ्रंट पेज पे टॉप पे हैं Amorim. United want Amorim assurances before summer spend. नीचे of course the Flying Eagles and they're covering the FA Cup. Mirror Sport इनके फ्रंट पेज पे you've got goodbye to Goodison. Everton का आखिरी होम मैच था and उसके नीचे Jolly Ollie Days covering Crystal Palace. Star Sport के front page पे again you've got Potluck, Parish's Stoke cufflinks inspired Palace triumph and नीचे you've got the last ever Goodison win. Telegraph के front page पे they're covering the last match of Everton at Goodison Park and Arteta, now find me top players. Let's see if they will or again it'll be something about next season. Daily Express Sport के front page पे you've got I'm grateful to still be here. They're talking about Ivani fires up Forest from hospital as Europe dream goes down to the wire. And यहाँ पे जो Guardian है इनके front page पे again there she goes, end of an era at Goodison marked with cheers and tears. ऐसे टाइम पे उस्मान नहीं हो मज़ा नहीं आ रहा. And Mundo Deportivo ये स्पेन का अखबार है. इनके front page पे Barca, although they lost, they still got their trophy. And Sport के front page पे again you've got Barcelona at the top, the men's team, and नीचे you have the women's team who won 6-0 over the weekend. And Le Espresso ये भी स्पेन का अखबार है. इनके front page पे again you've got Barca celebrating their 28th La Liga title. And ये है इटली का अखबार La Gazzetta dello Sport. Front page पे Antonio Conte काफ़ी गुस्से में है क्योंकि they dropped points this weekend, but now they still have a chance on the last match day. और ऊपर जो हैं वो इंजागी नज़र आ रहे हैं. एंड इनके जो इंजागी के दूसरे भाई हैं उन्होंने भी ज़बरदस्त किया है अपनी टीम के साथ. उनको उन्होंने प्रमोट करवाया है. जी, पिज्जा को उन्होंने प्रमोट कराया है सीरिया बी से सीरिया ए में. Yes. And last but not least, Star Sport, happy ever after. Every Isa पे ये खेल रहे हैं. And Crystal Palace winning the first trophy in their history since 1869. And that's our show for this weekend as well. Midweek में होगा यूरोपा का final between Manchester United and Spurs. किसको आप तरजीह दे रहे हैं इस मैच में? क्या देख रहे हैं आप होते हुए? Ultimate year of the underdog. I would be, my favorites would be Tottenham to beat United. Because Postecoglou always says, I always win a trophy in my second season. ये उनका second season है, साल भी underdog का है. तो टॉटनम क्यों ना ट्रॉफी उठाए और अगला सीजन चैंपियन लीग में खेले. आप बस चाहते हैं कि यूनाइटेड चैंपियंस लीग में ना जाए, मुझे एक स्पेंडिंग किटी उनको ना मिले और आप खुश होते रहें. मैं अंडरडॉग सारे आपके मैं प्लान चाहता हूं. मैं अंडरडॉग को बैक करता हूं. तमेश आपको पता है. How convenient. Being one of the richest clubs, one of the biggest stadiums in England, but they're still the underdogs. They are still. Or I would say underdogs, na. Exactly what I'm saying. They have one of the biggest and the best stadiums. True. A lot of money. Because Manchester United. Underdogs. Why? Because they've underachieved. Why? Because Manchester Crystal United Palace are underdogs. Manchester United are one place above. What's the spending of Spurs? काफी है. Exactly. क्रिस्टल पैलेस से बहुत ज्यादा है. Exactly. इस मैच के अंडरडॉग्स है ना. इस मैच में फेवरेट मैनचेस्टर यूनाइटेड है. Nowhere underdogs. I would say underachievers. Underachievers. Yes. लेकिन मैं इसलिए उनका अंडरडॉग कह रहा हूँ because they are below Manchester United in the table ना. Yes. Very convenient. सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है. Yes, exactly. That's why I have a big smile on my face. But thank you so much for being on the program. आपको भी बहुत शुक्रिया. Enjoy all the top action on PTV Sports. आप लोगों से फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी. Till then, good night, take care, and Allah Hafiz.